नमो नमः। अधिगम की परिभाषाएं। अभ्यास एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन अधिगम कहलाता है। रिली लेविस ने कहा, अधिगम नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। विलियम वुडवर्थ कहते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये भी विलियम वुडवर्थ ने कहा है, किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे अधिगम की संज्ञा दी जाती है। ये भी विलियम वुडवर्थ ने कहा है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है। गेट्स ने कहा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, या कह सकते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये चार्ल्स ई स्किनर ने कहा है। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है, सीखना है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। पूर्व निर्मित व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये गिलफोर्ड ने कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गिलफोर्ड ने कहा है। किंग्सले एवं गैरी कहते हैं कि अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। मर्फी ने कहा है कि सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। ये परिभाषा मर्फी की है। मर्फी कहते हैं, सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। और मॉर्गन किंग स्कॉपलर कहते हैं कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये कहा है मॉर्गन किंग स्कॉपलर ने। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। ये कहा E.R. हेलगार्ड के द्वारा कहा गया है कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन ही अधिगम है। अब हम बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ेंगे अधिगम के बाद। बुद्धि क्या है? बकिंघम कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये टर्मन ने कहा है। रॉश के द्वारा कहा गया कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में समायोजन चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, ये रॉश ने कहा है। मन के द्वारा कहा गया कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवनीयता ही बुद्धि है। वुडरो कहते हैं, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। वुडवर्थ कहते हैं, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अल्फ्रेड बिने कहते हैं, बुद्धि में 4 योग्यताएं निहित हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, है ना। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि में 4 योग्यता हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना समाहित हैं। वेस्लर कहते हैं, बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है। बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, वह समायोजन स्थापित करता है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, वह समायोजन स्थापित करता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि को आलोचनात्मक योग्यता कहा गया है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को आलोचनात्मक योग्यता कहा है। थर्स्टन कहते हैं कि बुद्धि वस्तु व विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि
वस्तु व विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। बोरिंग के अनुसार, बोरिंग कहते हैं बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। डियरबॉर्न कहते हैं बुद्धि सीखने, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का नाम बुद्धि है। डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। फ्रीमैन कहते हैं बुद्धि समायोजन, अधिगम, समायोजन अथवा सीखने की योग्यता का नाम बुद्धि, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इन्होंने तीनों शब्दों को कहा है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि अधिगम की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इन्होंने बकिंघम को, टर्मन को, रॉस को समर्थन किया है। बुद्धि के बाद हम व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है विभिन्न प्रकार की। ऑलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ऑलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। दूसरी उन्होंने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वॉटसन कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ऐसा वॉटसन ने कहा है। मन कहते हैं कि व्यवहार के तरीकों, रुचियों तथा अभिवृत्तियों का संगठन ही व्यक्तित्व है। व्यवहार के तरीकों, रुचियों तथा अभिवृत्तियों का संगठन ही व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न गुणों का समन्वित रूप है। डेशील कहते हैं, डेशील का अर्थ होता है चित्र। डेशील कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। आरबी कैटल कहते हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। ड्रेवर कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे अन्य व्यक्तियों के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। ड्रेवर कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे अन्य व्यक्तियों के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। बोरिंग कहते हैं कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। केम्फ कहते हैं कि व्यक्तित्व आदतों की उन समस्याओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। ये कहा है केम्फ ने। आइजेन कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये आइजेंक ने कहा है 1952 में। उन्होंने एक परिभाषा दी व्यक्तित्व के बारे में। बुद्धि के बाद, व्यक्तित्व के बाद हम अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषाओं को पढ़ेंगे।
स्किनर ने कहा है वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तिगत का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, ऐसा स्किनर ने कहा है। पीटरसन कहते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। टायलर कहते हैं कि शरीर के आकार और स्वरूप, रंग रूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, स्मृति आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का अपनी संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का अपनी संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। रेवर कहते हैं कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए यह नाम दिया जाता है कि जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिसके अनुसार व्यक्ति का जीवन भिन्न होते देखा जा सकता है। इस प्रकार हमने अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताओं आदि की परिभाषाओं को पढ़ा है। आगे अन्य टॉपिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं उनको भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।